Hello friends, welcome back at Lit ECT YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिस वॉकर की लिखी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एम आई ब्लू विच इज अबाउट अ हॉर्स। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर एलिस वॉकर। एलिस वॉकर is an acclaimed, very famous, बहुत popular American novelist, poet, a short story writer है। And her works, जो उन्होंने works लिखे हैं, they are about the issues of race, gender and social injustice। समाज में किस तरह से certain sections, कुछ particular वर्गों के साथ अन्याय होता है। She has been very vociferous, उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस बारे में आवाज उठाई है। एक्चुअली एज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन से मतलब है अ वुमन हु हैज हर रूट्स इन अफ्रीका, जिनका पिछली जनरेशंस अफ्रीका से बिलोंग करती हैं बट लेटर दे शिफ्टेड एंड सेटल्ड इन अमेरिका। तो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन होने के नाते इनकी राइटिंग्स रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है द स्ट्रगल्स एंड रेजिलियंस ऑफ ब्लैक वुमेन इन अमेरिका। रेजिलियंस का मतलब है हाउ बहुत सारे इनजस्टिसेस के बाद, डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद these women stand and they tried, उन्होंने कोशिश करी to express themselves। उनकी स्टोरीज के अंदर ये पर्टिकुलर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है, प्रमुख है। इनफैक्ट शी इज क्रेडिटेड with coining the term feminism, which celebrates black female identity and feminism। देखिए फेमिनिज्म तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसके अंदर जनरली देयर आर टॉक्स अबाउट इश्यूज रिलेटेड विद वुमेन, लेकिन पर्टिकुलर फेमिनिज्म जो टर्म है एलिस वॉकर की कॉइन की गई है, जिसके अंदर ये जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं रिलेटेड विद ब्लैक फीमेल आइडेंटिटी, व्हाट इट इज, क्या होता है समाज में एक ब्लैक वुमेन होना, उसके ऊपर में ये बात करती है। अगर हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, इनका सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे टॉक्ड अबाउट वर्क है नॉवल द कलर पर्पल। 1982 के अंदर ये लिखा गया था। उस समय अमेरिका का पुलित्जर प्राइज भी इनको मिला था। एक ब्लैक विमेन कम्युनिटी के ऊपर ये डिस्कस करता है। बाद में इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार मूवी भी बनी थी। अगर इफ यू टॉक अबाउट द शॉर्ट स्टोरीज, they are often set in rural south। रूरल साउथ का मतलब है सदर्न अमेरिका का वो पार्ट जो अभी भी इतना कमर्शलाइज नहीं है, इतना डेवलप नहीं है, और एग्रीकल्चर वहां का मेन ऑक्यूपेशन है। शी ब्लेंड मिक्स करती है रियलिज्म, जो रियलिज्म इज अबाउट what is happening is presented as it is। समाज में आसपास जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में भले ही वो सुनने में अगली लगे, पोइटिक ना लगे, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज होती है वो पोइटिक होती है। सो इट्स अ वेरी beautiful mixture of reality presented, reflected in poetic language, and obviously इसके द्वारा we get the slice of life। slice of life का मतलब what is happening in reality in the lives of the black women। तो इनके ऊपर इनकी स्टोरीज है। चलिए बात कर लेते हैं आज की जो हमारी स्टोरी है। इनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज में से एक है एम आई ब्लू। इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग, विचार उत्तेजक, आपको सोचने पे मजबूर करती है, एंड ए वेरी टचिंग, दिल को छूने वाली कहानी है। फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड इन 1986। इनका कलेक्शन था लिविंग बाय द वर्ड, सेलेक्टेड राइटिंग्स 1973 टू 1987। इस पर्टिकुलर कलेक्शन में ये पब्लिश हुई थी स्टोरी। स्टोरी इज अबाउट द नरेटर, जो हम मान के चल सकते हैं खुद एलिस वॉकर है, और उनका एक बॉन्ड, उनकी एक रिलेशनशिप एक हॉर्स के साथ जिसका नाम है ब्लू। और ब्लू के जो पर्टिकुलर सफरिंग है उससे नरेटर को एक चांस मिलता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए जो पैरेलल है, जो ब्लू की लाइफ में हो रहा है
वही का वही पैरेलल, वही का वही समानांतर, सेम चीज, मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एक तरफ तो किस तरह से ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को मिसट्रीट करते हैं, एंड हिस्टोरिकल ऑपरेशंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन। और वहीं दूसरी तरफ न केवल सोसाइटी में एनिमल्स को मिसट्रीट किया जाता है, बल्कि देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिनके पास पावर है और वो दूसरे माइनॉरिटी सेक्शंस को उसी तरह से ऑप्रेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो एलिस वॉकर इस स्टोरी के थ्रू एक पैरेलल सेट करती हैं, एक बताती हैं कि कैसे जिनके पास पावर हंग्री जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा दूसरे लिविंग बींग्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक बहुत ही पॉइंटेंट लाइन के साथ होती है, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली लाइन, विच इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का पूरा सार है, Ain't these tears in these eyes telling you? This line, which is actually part of a famous folk song of black people, तो यही बताता है, क्या मेरी आंखों के आंसू तुम्हें बताते नहीं है what I am going through? मैं किस पीड़ा से सफर कर रहा हूं, क्या ये मेरे आंसू बताने के लिए डू आई नीड वर्ड्स? क्योंकि देखिए, स्टोरी इज सेट ऑन एन एनिमल, वो एनिमल जिसकी लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो लेकिन वो टीयर्स फिर भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बता सकते हैं। This line actually suggests sadness, tears है तो sadness, unspoken emotions। वो लोग जिनके पास आइदर लैंग्वेज नहीं है जैसे एनिमल्स, या जिनकी लैंग्वेज को या जिनके वर्ड्स को सोसाइटी में मौका नहीं मिलता सुने जाने का। सो दिस इज द बेसिक टोन ऑफ द स्टोरी। नरेटर, जैसे मैंने बताया, खुद एलिस वॉकर और उनका एक कंपेनियन, दे रेंट अ स्मॉल हाउस, किराए पर एक छोटा घर लेते हैं। कंट्री साइड है, बिल्कुल रूरल एरिया है, एंड 3 years के लिए उनका ये रेंट है। हाउस वॉज लोकेटेड नेक्स्ट टू अ लार्ज मीडो। मीडो मीन्स ग्रासलैंड, एक चारागाह टाइप से बड़ा सारा है, उसके पास इनका ये हाउस सिचुएटेड है। एंड स्ट्रेच टूवर्ड डिस्टेंट माउंटेन्स, इतना बड़ा मीडो है कि हाउस से लेकर और यूं लगता है कि माउंटेन्स तक जो बहुत दूर है, ये मीडो ही मीडो है। Although the mountains look close because of their size, इतने ह्यूज हैं कि अगर 50 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है तो ऐसा लगता है बिल्कुल पास ही है। इनफैक्ट देयर वाज अ टाउन बिटवीन द हाउस एंड द माउंटेन्स, इतना गैप है कि पूरा एक शहर बसा हुआ है ऐसी नेचुरल लोकेशन के अंदर, जहां दूर दूर तक आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर नैरेटर अपने एक पार्टनर के साथ हाउस रेंट करती है। इस हाउस की एक विशेषता है, स्पेशल थिंग इज दैट इट हैड मैनी लार्ज विंडोज, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं लिविंग रूम में। इनफैक्ट इतनी बड़ी हैं कि जिनको फ्रेंच विंडोज भी हम बोलते हैं। फ्रॉम टॉप टू फ्लोर तक पूरी विंडो एक डोर की तरह काम करती है। और फ्रॉम वन ऑफ दीज विंडोज, जो क्या करती है, मीडो की तरफ का पूरा सीन शो करती है, नरेटर फर्स्ट सॉ देयर क्लोजेस्ट नेबर। नरेटर इस विंडो से जब बाहर देखती है तो उसको फर्स्ट टाइम उसकी आंखें देखती हैं कि उनके जो सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, जो एक हॉर्स है जिसका नाम है ब्लू। एक्चुअली वाइट हॉर्स है लेकिन नाम उसका ब्लू है। हॉर्स को वो दिन रात ऑब्जर्व करती है, वो वहां घास खाता है। मेन उसके जो पीठ पर शोल्डर पर बाल हैं उनको वो शेक फ्लिक करता है। और एक फेंस्ड एरिया है 5 एकड़ का, फेंस का मतलब बाड़ बंदी हुई है, उसके अंदर वो दिन में बहुत बार एम्बल करता रहता है, वॉक करता रहता है। एक्चुअली ब्लू जो है वो बिलोंग करता है एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे मैन को जो इधर नहीं रहता, किसी दूसरे शहर में रहता है, और जो नरेटर के बिल्कुल निकट के पड़ोसी हैं उन्होंने इसको यहाँ पर मीडो में रख रखा है। मे बी जहां पर वो मैन रहता है वहां पर हॉर्स को रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, वट एवर द रीजन, लेकिन ब्लू इज लिविंग विदाउट इट्स ओनर, इसके मालिक के बिना यहाँ रह रहा है। कभी कभी ओनर के चिल्ड्रन, कभी एक टीनेजर और कभी उनसे भी छोटे बच्चे वो बीच बीच में विजिट करने आते हैं, लाइक पीपल गो टू देयर फार्म हाउसेज, और
ब्लू को राइड करते हैं, ब्लू पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, सडनली अचानक किसी हॉलीडे पर वीकेंड पर आते हैं, राइडिंग फास्ट तेजी से 10-15 मिनट करते हैं और फिर टैप करते हुए स्लैप करते हुए उसको और चले जाते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंटरवल होता है जिसमें ब्लू के पास ह्यूमन कंपनी या कोई भी कंपनी आती है। आफ्टर दिस जब वो चले जाते हैं, ब्लू अगेन वुड बी अलोन फॉर वीक्स एंड मंथ्स, क्योंकि दे डोंट लिव हियर। तो वो अकेला वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जानवर है, अकेला रह जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, जो नरेटर का यार्ड, जो नरेटर का बाहर का बगीचा है, उसमें बहुत सारे एप्पल ट्रीज हैं और एक तो फेंस के बिल्कुल पास है, उस फेंस के जहां ब्लू एम्बल करता रहता है, घूमता रहता है, और इतना पास है कि ब्लू अगर अपन थोड़ा सा एफर्ट करे तो वो एप्पल्स तक पहुंच जाता है। तो नरेटर और उनका जो कंपेनियन है, ये दोनों ब्लू को एप्पल फीड कराना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे एप्पल्स गिर भी जाते हैं तो वो उठाते हैं, उसको करते हैं, और ब्लू को वापस एक कंपनी मिलती है। ब्लू एंजॉय करता है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, और स्पेशली जब जब समर के अंदर जो मीडो ग्रास है, मैदान है, हरी घास है, वो ड्राइड अप सूख जाती है, ब्लू के पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, तो उस समय उसको जो एप्पल मिलता है, सो बहुत वो खुश होता है क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है। ब्लू एक फिक्स टाइम पर स्टैंड नियर द एप्पल ट्री, वहां पर वो खड़ा हो जाता है, सिग्नल हिज डिजायर, उसकी आंखों से, उसके हूव्स जो वो पटकता है पांव से अपने, तो वो शो करता है आई एम हंग्री, प्लीज कम एंड फीड मी एप्पल्स, जल्दी आओ खिलाओ। विनिंग करता है, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज करता है, स्नॉटिंग, कभी जैसे ह्यूमन बींग्स खर्राटे लेते हैं ऐसे खर खर की आवाज निकालता है, और अपने हूव्स, अपने पांव को जमीन पर पटकता है जब भी कोई पास आता है। ये सारे सिग्नल्स हैं, लैंग्वेज उसके पास ह्यूमन बींग्स वाली नहीं है, तो वो अपनी लैंग्वेज के मीडियम से कोशिश करता है कम्युनिकेट करने की अपनी डिजायर। और नरेटर के लिए भी ब्लू को ये एप्पल फीड करना एक बहुत जॉयफुल एक्टिविटी है, उसको बहुत मजा आता है। पिकिंग एप्पल्स, एप्पल्स को छांटना, या नीचे जो फॉलन वन गिर गए हैं उनको उठाना, और उसका जो लार्ज बड़ा माउथ है, बड़े बड़े वाइट टीथ हैं, उनके पास उसको लेकर जाना। लार्ज लिप्स, उसके बिग टीथ जो क्रंच करते हैं, चबा जाते हैं एप्पल को, उसका कोर वो बहुत आसानी से खा जाता है। उसकी जो ह्यूज बॉडी है, जिसके सामने जो नरेटर है वो एक बहुत छोटा सा अपने आप को फील करती है, उसको ये लार्जनेस, ये इनॉर्मिटी देखकर बड़ा अच्छा लगता है। नरेटर को याद आता है कि व्हेन शी वाज चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी, तब वो एक हॉर्स को राइड किया करती थी। वो हॉर्स बहुत क्लोज था इसके, उसका नाम था नैन। और एक दिन उसके ब्रदर ने अनवांटेडली, जानबूझकर नहीं, किसी तरह से नैन को स्केयर कर दिया, डरा दिया, और इसकी वजह से नैन जो हॉर्स था उसकी चाल बिगड़ गई, और उस समय नरेटर उसके ऊपर राइड कर रही थी, वो गिर गई, उसका सिर पेड़ से टकराया। सो इट वाज अ स्केरी इंसिडेंट, उसके लिए काफी डरावना ये अनुभव था। और ऑब्वियसली इस एक्सीडेंट के बाद शी स्टॉप राइडिंग, हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया, इसकी बजाय वो वॉक करना प्रेफर करने लगी। एंड जो एक कनेक्शन उसका था हॉर्स या एनिमल्स के साथ, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं वो भूल गई थी। वो इंटरेक्शन जो आपसी उन दोनों के बीच में होता था, वो शायद उसको लगता था कि वो भूल चुकी है। लेकिन अब इतने समय बाद ब्लू के साथ जब वापस से ये इंटरेक्शन होने लगा डेली एप्पल फीड के टाइम, तो उसको वापस से इमोशन वो उसके अंदर रिकिंडल हो गए, जग गए। उसको रियलाइज हुआ कि ब्लू की आईज स्पीक करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं उसकी लोनलीनेस को, वो कितना अकेला और कितना बोर्ड फील करता है इस पूरे 5 एकड़ के मीडो में, बस दिन भर घूमना घूमना, चाहे आसपास उसको नेचुरल मीडो मिला हुआ हो, लेकिन देयर इज नो कंपेनियन जिसके साथ वो अपना टाइम, अपने इमोशंस शेयर करे। नरेटर को बड़ा सरप्राइज होता है, ये उसका रिफ्लेक्शन है कि किस तरह से हम एनिमल्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर बचपन से हम एनिमल्स के बीच में बड़े हों। इंडियन स्टूडेंट्स इजीली इस चीज को समझ सकते हैं, स्पेशली दोज हु बिलोंग टू रूरल एरियाज, विलेजेस। हम सब अपने घर में गाय, भैंस, बकरी इस टाइप से रखते हैं।
जब बच्चे उनके साथ बड़े होते हैं, दे फील वेरी कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद देम एंड दे ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बीइंग्स. लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर. उस समय भाषा किसी विरोध का काम नहीं करती है. वी आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे टू अस. वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं. लेकिन एडल्ट ये कनेक्शन नहीं, बिकॉज उनका एडल्ट का एकमात्र पर्पज है एनिमल रखने का, टू हैव सम बेनिफिट, उनसे कोई फायदा लेना. एनिमल्स they don't have this selfish quality. उनमें ये स्वार्थ नहीं है. they are basically expressive. वो बड़े होने के बाद भी सेम एक्सप्रेशन रखते हैं. एनिमल्स लाइक ब्लू, वो कंप्लीट बीइंग है, वो परफेक्ट है. व्हाई? बिकॉज उनके अंदर आर्टिफिशियलिटी नहीं आती, उनके अंदर फेकनेस नहीं आती. जो उनके मन में है वो नेचुरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स की तरह टाइम आने पर बदलते नहीं है, मतलब निकलने पर बदलते नहीं है, इग्नोर करना शुरू नहीं करते अगर काम खत्म हो जाए तो. दे रिमेन सेम. अपने इमोशंस में, अपने अटैचमेंट में कभी चेंज नहीं होते. हम एनिमल्स के इन एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हैं या देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर वो अटेंशन नहीं देते हैं. उनकी भी नीड है, उनके भी इमोशंस हैं. इस चीज को हम कन्वीनियंटली अपनी सुविधा के लिए टोटली इग्नोर कर देते हैं. दैट इज व्हाई there is no deep connection between human beings and animals. Now अब क्या होता है, अपने पार्टनर के सन के लिए वो क्विल्ट कर रही है. क्विल्ट का मतलब जैसे इंडिया के अंदर हम कवर्स बनाते हैं, रजाई या कंबल के, उनके ऊपर कढ़ाई करते हैं सुई धागे से. सिमिलरली वो क्विल्टिंग कर रही है. और नरेटर इस बीच में ब्लू का ये जो लोनलीनेस है, उसका ये जो एक तरह से उसको रोका जा रहा है किसी कंपेनियन से, उससे उसके दिमाग में पैरेलल समानांतर फीलिंग्स आती है. किस तरह से ह्यूमन सोसाइटी के अंदर भी हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से और सामाजिक रूप से इनजस्टिस हुए हैं. किस तरह से ब्लू की सफरिंग जो है वो इक्वल है या सिमिलर है जो ह्यूमन बीइंग्स दूसरे ह्यूमंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. स्पेशली जो अमेरिकन सोसाइटी है, जहां पर व्हाइट चिल्ड्रन ऑफ व्हाइट पीपल, उनके बच्चों को रेज किया जाता है ब्लैक केयर गिवर्स के द्वारा, जिनको हिंदी में हम आया बोल सकते हैं, मैमीज बोल सकते हैं. बच्चे उनको मैमी बोलना शुरू करते हैं. और ये जो ब्लैक मैमीज हैं वो इन बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, अनकंडीशनल लव देती हैं, उनको बड़ा करती हैं. बट as they grow older, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, they are forced to forget this bond. उनको कहा जाता है, नो, दे आर जस्ट सर्वेंट्स, दे आर जस्ट आवर एम्प्लॉयज, इनका तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है. और कितना आप देखिए ये कनेक्शन खत्म हो जाता है कि वो अपनी ही मैमी के बारे में इस तरह से बोलते हैं कि आज हमारे साथ थी, अब वो कहीं हमने और बेच दी है. इट वॉज बेसिकली अ कस्टम. ये रिवाज था अमेरिका के अंदर. स्लेव ट्रेडिंग इसको बोलते थे, जिसके अंदर जो ऑक्शन में, नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाता था, स्लेव उसका हो जाता था. सो दिस इज जस्ट लाइक हम किसी सामान की बोली लगाते हैं. लोग इसी तरह से ब्लैक स्लेव्स की बोली लगाया करते थे. विच शोज हम ब्लैक पीपल को ह्यूमन नहीं, डीह्यूमनाइज कर देते हैं. उनसे उनकी ह्यूमैनिटी का स्टेटस छीनकर उनको एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं. जब लोग बाद में क्लेम करते हैं, इतना सब हो जाने के बाद, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ब्लैक पीपल. ये लोग चाहते क्या है हम समझ नहीं पाए. क्यों? क्योंकि दे डोंट ट्रीट देम इक्वल लाइक दैट. अपने जैसा इक्वल ना करके उनको वो इंफीरियर, अपने से कमतर, अपने से डिफरेंट समझते हैं. जबकि वो ये भूल जाते हैं कि बचपन में उनका जो लालन पालन किया गया है, उनको जो रेज अप किया गया है, एक डीप कनेक्शन है इन ब्लैक लोगों से. नॉट ओनली ब्लैक पीपल, नेटिव अमेरिकन्स, जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है अमेरिका के अंदर, उनको भी लाइक एनिमल्स कंसिडर किया जाता है. दैट दे लैक सिविलाइजेशन. उनके अंदर सिविलाइजेशन नहीं है, वो जानवरों जैसे हैं. कौन कहते थे? जो बाहर से सेटलर्स आए थे, ब्रिटेन से जो सेटलर्स आ रहे थे, वो इन लोकल ट्राइब्स को
एक माइल्ड टर्म के अंदर कॉलोनाइजर्स वो उनको ऊपर कॉलोनी बसा रहे थे, और ये बताने के लिए कि ब्रिटिशर्स या यूरोपियन आर फार बेटर, मोर सिविलाइज्ड, दे आर मोर पॉलिश्ड, इन लोगों को वो एनिमल टाइप का कंसिडर किया जाते थे। वो कभी नहीं समझ पाए कि इट इज एन इंसल्ट, ये वो अपमान है, ये नेटिव पीपल को रेड इंडियन कहकर उनका कोई कॉम्प्लीमेंट, उनको कोई तारीफ नहीं कर रहे। नरेटर इसके बाद मेंशन करती है किस तरह से अमेरिकन मैन मैरी करते हैं उन औरतों से जो जापान, कोरिया, फिलीपींस और दूसरे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आती हैं, क्योंकि अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दूसरे देशों के बहुत लोग आते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी विमेन होती हैं जो अमेरिकन मैन से शादी कर लेती हैं। ये शादी हैप्पी रहती है जब तक इन औरतों को इंग्लिश नहीं आती है, और एक बार वो कम्युनिकेट करना सीख जाती हैं तो उनकी मैरिज फेल होना शुरू हो जाती है। व्हाट मे बी द रीजन, इंग्लिश बोलने से मैरिज क्यों फेल होती है? अकॉर्डिंग टू द नरेटर ये शो करता है कि इन औरतों ने जब तक इंग्लिश नहीं सीखी थी तब तक अमेरिकन मैन इनके अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखते थे। वो ये गूंगी गुड़िया की तरह अपनी वाइफ को ट्रीट करते थे कि जो मैं चाहता हूं वही ये भी चाहती है। लेकिन जिस दिन वो औरत इंग्लिश सीख जाती है, जिस दिन वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाती है, अचानक उनको पता चलता है देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, दोनों के बीच में पूरी दुनिया का भर का अंतर है। लैक ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी वो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी नहीं समझ पाए कि ये औरतों का जो माइंड है वो बिल्कुल हमसे अलग है। ठीक उस तरह से जैसे ब्लू के इमोशंस को जब अगर किसी दिन ब्लू इंग्लिश में बोलता तो अचानक उनके मन में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ब्लू इज हैप्पी वो अचानक दूर हो जाएगी। स्टोरी पर वापस आते हुए नरेटर बताती है कि जब उनका सेकेंड ईयर चल रहा होता है वहां पर एक ब्राउन हॉर्स को लाया जाता है जो मेयर है, घोड़ी है ब्लू के फील्ड में। इनिशियली ब्लू वाज एफ्रेड, एक हेजिटेशन है, एक दोनों जो हॉर्सेस जो फर्स्ट टाइम साथ में है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, बट आफ्टर अ वीक जब एक हफ्ता बीत जाता है दे बिकम क्लोज कंपेनियन, एक दूसरे के काफी निकट आ जाते हैं। इट इज वेरी नेचुरल, दोनों को कंपनी चाहिए। ब्लू का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी आईज के अंदर अचानक एक इंडिपेंडेंस दिखने लगती है, एक सेल्फ पोजीशन, मानो उसने अपनी आइडेंटिटी को पहचान लिया हो, और एक नेचुरल जो हॉर्सनेस होती है जो वो मिस कर रहा था, बीइंग अ परफेक्ट क्रिएचर, ऐसा लगता है वो परफेक्शन पूरा हो गया है। जो ब्राउन मेयर होती है कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फॉर मंथ्स नैरेटर को फील होता है कि फाइनली देयर इज अ जस्टिस, फाइनली ब्लू के साथ जस्टिस हुआ है और अब ये हॉर्स भी पीसफुल रहेगा। अब वो ना केवल ब्लू को बल्कि ब्लू के साथ जो मेयर है ब्राउन कलर की, उन दोनों को एप्पल्स कहलाती है, और ब्लू की आईज के अंदर इतनी हैप्पीनेस है कि मानो वो कह रहा है दिस इज इट, यही मुझे चाहिए था, यही मेरी टोटल लाइफ है, क्योंकि अब उसके पास वो कंपेनियन है जो पूरी तरह से उसकी बात समझ सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये जॉय इज वेरी शॉर्ट लिव, बहुत कम देर के लिए रहता है, क्योंकि आफ्टर अ सिटी विजिट कुछ समय के लिए नैरेटर और उसका कंपेनियन एक सिटी में जाते हैं। जब वो लौट कर आते हैं तो नैरेटर क्या पाता है, ब्राउन मेयर इज गॉन, वो वहां से जा चुकी है एंड ब्लू इज अलोन अगेन। जो बच्चे हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि उसको केवल मीटिंग के लिए ही लाया गया था ताकि जो ब्लू है, जो हॉर्स है, वो इस मेयर को इम्प्रेग्नेट कर सके और वापस वो वहां चली जाती है। ये वापस से नैरेटर को रियलाइज कराता है ठीक इसी तरह से ब्लैक विमेन को भी ट्रीट किया जाता था। अब वो एक बार जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको हाउस से रिमूव कर दिया। ये इंसिडेंट ब्लू की साइकी के ऊपर बहुत गहरा और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अब ब्लू उस फेंस के पास, उस एप्पल ट्री के पास तो आता है, लेकिन उसकी आईज के अंदर एक एम्प्टीनेस है, एक अकेलापन है। वो या तो एप्पल खाता नहीं है, खाता है तो बस आधा चबाकर और मुंह से नीचे गिरा देता है। ब्लू इज फीलिंग टोटली शैटर्ड, वो पूरी तरह से टूट चुका है। ही बिकेम रेस्टलेस, बेचैन रहता है। गैलोपिंग वाइल्डली, पहले वो धीरे धीरे एम्बर करता था, मानो अब अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो दौड़ता रहता है दिन भर। उसकी आंखों के अंदर डीप सॉरो है, एक
सेम वो सॉरो जो हम एक उस ह्यूमन बीइंग के अंदर देख सकते हैं जिसने अपने लव्ड वन को खोया। ब्लू की ये जो पियर्सिंग भेदने वाली दुख से भरी हुई आंखें हैं वो नैरेटर को याद दिलाती है किस तरह से ह्यूमन बीइंग सफर करते हैं। उसको बहुत आश्चर्य होता है, शी इज सरप्राइज, कैसे कुछ लोग वो स्वयं भी फॉरगॉट कर जाते हैं, भूल जाते हैं आसानी से। एनिमल्स कैन फील द सेम इंटेंसिटी ऑफ पेन, जानवरों को भी वही फीलिंग्स होती हैं, वो भी उतना ही सफर करते हैं और किस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। नरेटर रिफ्लेक्ट करती है किस तरह से हम लोग एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, हम किस तरह से इन झूठे बिलीव्स के अंदर अपने आप को फंसा के रखते हैं। एनिमल्स एंजॉय बीइंग यूज्ड, गाय को अच्छा लगता है उसका दूध निकाला जाए, घोड़े को अच्छा लगता है उसको गाड़ी में जोता जाए, बैल को अच्छा लगता है खेत में काम करना। दे डोंट फील पेन, वो उनको दर्द थोड़ा ना होता है, वो तो कितना भी बोझ उठा सकते हैं। तो दीज लाइक सच इल्यूजन्स, ये जो भ्रम है वो ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं जस्टिफाई करने के लिए, सही साबित करने के लिए अपनी उन क्रूएलिटीज को, अपनी उन क्रूरताओं को जो जानवरों के खिलाफ दिखाते हैं। ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस ठीक उसी तरह से किए जाते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जब एक सोसाइटी विमेन को या फिर ब्लैक पीपल को या इसी तरह के इंडिया में जैसे दलित को इंफीरियर मानकर उनको मिसट्रीट करती है। ब्लू की आंखों में अब केवल सैडनेस ही नहीं है बल्कि एक डीप मिसट्रस्ट है, गहरा अविश्वास है ह्यूमन क्रूएलिटी के लिए। दूर से देखने में आज भी ब्लू वही ब्यूटीफुल पीसफुल साइट लगता है विंडो से देखने के लिए। इवन अ विजिटर वो वहां पर आता है और ब्लू को देखता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स। क्यों? क्योंकि वो ब्लू की उस फीलिंग को समझ नहीं सकता है, लेकिन नैरेटर रिफ्लेक्ट करता है किस तरह से ब्लू को एक सिंबल बना दिया गया है स्ट्रेंथ का, मैस्कुलिनिटी का, पावर का, और उसके अंदर जो हार्ट है जो पूरी तरह से टूट चुका है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। सोसाइटी किस तरह से रोमांटिसाइज करती है, किस तरह से फॉल्स बिलीव रखती है, हैप्पी काउज और मिल्क कार्टन्स, जिससे हमें लगता है कि गाय बहुत खुश है, उसको अगर उसका दूध निकाला जा रहा है, उसकी सफरिंग को हम टोटली इग्नोर करते हैं। जब हम खुद नरेटर बताती है फ्रीडम और जस्टिस की इस तरह से बात कर रही हूँ, उस समय में स्टीक जो जानवर के मांस से बनता है उसको एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन सडनली उसका मुंह ऐसा लगता है कि उसने कोई कड़वी चीज अपने मुंह के अंदर लग रही हो, वो बाहर स्पिट इट आउट, थूक देती है, रियलाइज करती है कि वो स्टीक नहीं खा रही है, वो जानवरों की मिजरी को, उनके दुख को खा रही है। और उसको पता चलता है हम कितने हिपोक्राइट, कितने झूठे हैं, ऊपर से हम कितने बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन अंदर से हम कितने सेल्फिश हैं, अंदर से हम कितने क्रूएल हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। जैसा हमने देखा स्टोरी हाईलाइट करती है इंटरकनेक्टेडनेस, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन शोषण, चाहे सफरिंग ऑफ एनिमल्स, चाहे ब्लू जैसे हॉर्स को जिस तरह से हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका यूज करते हैं और उसकी रियल फीलिंग्स को टोटली इग्नोर करते हैं, और चाहे हम ह्यूमंस को, खासकर अफ्रीकन अमेरिकन को हम किस तरह से मिसट्रीट करते हैं, उनको हम सिर्फ स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं। नरेटर का जो रिलेशनशिप है हॉर्स के साथ, उसके थ्रू उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके थ्रू वॉकर बताती है कि ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स में भी वही इमोशनल कैपेसिटी होती है और उनका जो पेन होता है वो ह्यूमन स्ट्रगल्स की इक्वल होती है। ये स्टोरी इस तरह से क्रिटिसाइज करती है हमारे मन में किस तरह से लैक ऑफ कंपैशन है, कोई उनके प्रति स्वानुभूति नहीं है, जानवरों के प्रति हम बिल्कुल भावना नहीं रखते, और रीडर्स को अर्ज करती है कि उनका जो आइसोलेशन, अलग थलग पड़ जाना है, उनका जो एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होता है, उसको वो साझा करें। जानवरों के जैसे उनको ट्रीट किया जाता है या उनके जैसे जानवरों को ट्रीट किया जाता है, इस चीज को बंद करते हुए एक बेटर सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वेरी सून वी विल कम विद अनदर लेसन, अनदर एक्सप्लेनेशन। आई होप यू फाइंड इट वर्दी ऑफ योर टाइम। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।